मूवी की शुरुआत एक नष्ट हो चुकी दुनिया से होती है। अब धरती पर केवल एक छोटा सा शहर बचा है और कुछ लोग ही बचे हैं। यह सभी लोग एक चर्च के अनुयायी हैं। यहाँ पादरी एक कुलपति होता है, जहाँ के नियम और बहुत सख्त है और हर किसी को किसी भी कीमत पर उनका पालन करना ही पड़ता है। और इस शहर में एक ग्रे नाम की चुड़ैल भी है। वह चुड़ैल सबकी इच्छा पूरी करती है। इसीलिए अब चर्च के पादरी का मानना है कि कहीं लोग जहाँ से भागकर ग्रे के साथ मिलकर नया समुदाय ना बना ले। यही कारण है कि चर्च पादरी ने प्रवर्तक को ग्रे को करने का आदेश देता है। वह प्रवर्तक यहाँ सभी लोगों के सामने ग्रे को मार देता है। वह ग्रे के पैरों के नीचे से सहारा खींच लेती है और जैसे ही प्रवर्तक यहाँ से चली जाती है तो फिर ग्रे अपना जादू दिखती है। वह प्रवर्तकों में से एक को सम्मोहित कर लेती है। वह उसे यह भ्रम दिखती है कि वह ही फांसी पर चढ़ रहा है और उसने खुद को ही मारने के लिए वह अपनी ही रस्सी पर गोली चलता है। लेकिन असल में यह गोली ग्रे की रस्सी पर चल जाती है और ग्रे वहाँ से बच निकलती है। फिर ग्रे उस आदमी को एक और भ्रम दिखती है जिसमें ग्रे उसके पास जा रही थी। ग्रे को मारने के लिए वह आदमी गोली चलाता है तो हम देखते हैं कि उसने वास्तव में अपने ही साथी को मार डाला है। फिर शोर सुनकर प्रवर्तक वापस आ गई और सबसे पहले उसने उस सैनिक को मार डाला जो ग्रे के कब्जे में था। उसके बाद उन्होंने ग्रे को हर जगह खोजा लेकिन उन्हें ग्रे कहीं नहीं मिली। वह यहाँ ही छुपी हुई थी लेकिन वह उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर ग्रे वहीं रुकी और उसने एक एक करके प्रवर्तक के सभी सैनिकों को मार डाला। जब उसने प्रवर्तक की गर्दन पर चाकू रखी तो प्रवर्तक ने कहा, मुझे मार दो, लेकिन ग्रे ने उसे नहीं मारा। इसकी बजाय ग्रे ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया और वह स्वयं ही मर गई। फिर ग्रे वहाँ से चली गई। अब यह दृश्य काट दिया गया और हमें बॉयस को दिखाया जाता है। वह एक सुरंग के पास से गुजर रहा था तो अचानक बहुत सारे डकैतों ने उसे पर हमला कर दिया। फिर एक डकैत उसकी बंदूक उसके घोड़े से उतरने की कोशिश करता है तो अचानक से एक दो मुंह वाला सांप डाकू पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसके बाद बॉयस शेष डकैतों से लड़ता है। फिर वह अपनी बंदूक से सभी डकैतों को मार डालता है। सभी डकैतों को मारने के बाद हमें पता चलता है कि बॉयस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक शिकारी था और अपने काम में भी बहुत अच्छा था। दूसरे सीन में हम फिर से ग्रे को देखते हैं जिसके पास यहाँ की रानी और उसका एक खास आदम उसे मिलने आए हैं। दरअसल रानी चाहती थी कि ग्रे उसके लिए एक आकार परिवर्तक की शक्ति लेकर आए। ग्रे ने इसके लिए रानी से भारी कीमत मांगी और कहा कि मैं तुम्हारा काम अगली पूर्णिमा तक करूंगी, जो केवल 6 दिन दूर थी। फिर वह दोनों यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रानी का खास आदमी यहाँ आता है और ग्रे को रानी का काम न करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगा कि रानी जो करना चाहती है वह सही नहीं है। आश्चर्य की बात जो थी कि ग्रे ने उसकी भी बात मान ली। ग्रे इस आदमी की बात नहीं मनाना चाहती थी लेकिन ग्रे के ऊपर एक श्राप था कि वह किसी की इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। इसीलिए ग्रे ने उस व्यक्ति की इच्छा भी स्वीकार कर ली। अब हमें यह देखना है कि ग्रे इन दोनों की विपरीत इच्छाओं को कैसे पूरा करेगी। अब वह अपनी शक्तियों से पूरे प्रदेश में खोए हुए रूप परिवर्तित की तलाश शुरू कर देती है जिसे ग्रे को मारना था। ग्रे अपने स्वप्न में दिखती है कि बहुत सारे लोग रूप परिवर्तित का शिकार करने आए हैं लेकिन फिर वो सभी लोग उसी का शिकार बन गए। उन सभी को मारने के बाद रूप परिवर्तक जोर से चिल्लाने लगा और दूसरी तरफ डर के मारे ग्रे का जादू भी टूट गया। और फिर हमें रानी को दिखाया जाता है जो इस समय राजा के साथ थी। मूवी में पहली बार हम राजा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा बीमार है और बिस्तर पर है। फिर ग्रे बॉयस से मिलने जाती है क्योंकि बॉयस जहाँ का सबसे अच्छा शिकारी था। ग्रे को अपना मिशन पूरा करने के लिए ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। ग्रे उसे रूप परिवर्तक को मारने के बदले उसे अच्छे पैसे देने की पेशकश करती है। ग्रे खुद बॉयस के साथ लॉस्ट लैंड भूमि पर जाना चाहती थी। यहाँ पर वह रूप परिवर्तक रहता था। वास्तव में वहाँ पर ही जाकर रूप परिवर्तक को मारा जा सकता था और उसकी शक्ति पर कब्जा किया जा सकता था। फिर बॉयस ग्रे को सचेत करता है कि यह रास्ता बहुत लंबा हो सकता है और इसमें कई खतरे हो सकते हैं। इन खतरों में हमें कई तरह के राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रे सभी प्रकार की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ चर्च के लोग जो अभी भी ग्रे के पीछे हैं, वह लोग ग्रे की तलाश करते हुए ग्रे तक पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। और इससे पहले कि वह लोग ग्रे को पकड़ पाए वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हम चर्च के पादरी को देखते हैं जिसे खबर मिली थी कि रानी भी गुप्त रूप से ग्रे से मिलने गई थी। इस खबर को सुनकर चर्च के पादरी को डर लगने लगा कि कहीं रानी भी ग्रे के साथ मिलकर चर्च के खिलाफ कोई योजना तो नहीं बना रही। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो वह प्रवर्तक को ग्रे को पकड़ने का आदेश देता है। अब प्रवर्तक अपने सैनिकों को लेकर ग्रे और बॉयस के पीछे जाते हैं जो एक विशेष शहर में पहुंच गए थे जहां ग्रे और बॉयस के दोस्तों के घर पर रहते हैं। यहाँ हमें बॉयस के अतीत के बारे में पता चलता है कि वह इतना अच्छा शिकारी कैसे है। बचपन में बॉयस के माता पिता उसकी आंखों के सामने लॉस्ट लैंड में मार दिया गया था। इसके बाद अपने अस्तित्व के लिए उसने राक्षसों और शिकारियों से लड़ाई की
और अंततः उसे शहर में पहुंच गया जहां आज मनुष्य रह रहे थे। फिर अगले दिन वह अपनी यात्रा जारी रखते हैं और वह दोनों एक ऐसी जगह पर आ गए थे यहाँ इन्हें आगे का रास्ता केवल बस के जरिए पार करना था। लेकिन जब वह ऊपर आए तो उनका सामना प्रवर्तक और उसके सैनिकों से हुआ। फिर उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉयस एक बहुत अच्छा शिकारी था, वह उन्हीं सैनिकों का सामना कर सकता था और ग्रे उनसे लड़ने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर रही थी। ग्रे सभी सैनिकों को सम्मोहित करते हुए उन पर आक्रमण कर देती थी दूसरी और बॉयस अपनी बंदूक से सभी सैनिकों को मार डालता है। फिर वह दोनों जल्दी से केवल बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सैनिक उनके पीछे चले गए। उनसे लड़ने के लिए ग्रे बस के ऊपर चढ़ जाती है और बहुत सारे सैनिकों को मार देती है। दूसरी तरफ बस के अंदर बॉयस सैनिकों से लड़ रहा था। फिर प्रवर्तक देखा है कि यह दोनों तो उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो वह अपने सैनिकों को इस बस की केवल काटने का आदेश देता है। फिर जैसे ही सैनिक केवल काटते हैं बस नीचे गिर जाती है, लेकिन बस अभी भी एक चट्टान से जुड़ी हुई थी। फिर ग्रे अपने चाकू की मदद से बस की छत पर पहुंचने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ बॉयस फिसलन भरी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से दूसरी केबल भी सैनिकों ने काट दी और उसका समर्थन समाप्त हो गया। लेकिन वह दोनों अपने चाकुओं का उपयोग करके वह अंततः उस चट्टान पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। यह देखते हुए प्रवर्तक ने ग्रे को गोली मारने के लिए अपना स्नाइपर निकला के लेंस के माध्यम से ग्रे ने प्रवर्तक को पुनः सम्मोहित कर दिया और प्रवर्तक को लगा कि वह वहां से चले गए हैं और इस तरह वे दोनों की जान बच गई। इस लड़ाई के दौरान बॉयस को गोली लगी थी, जिसके कारण उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। बॉयस स्वयं इस गोली को अपने शरीर से बाहर निकलता है और ग्रे उसके घावों पर टांके के लगती है। फिर दूसरी दृष्टि में हमें रानी को दिखाया जाता है कि वह गर्भवती है। रानी को अपना उत्तराधिकारी मिल गया था, अब उसे राजा को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं थी। रानी का व्यवहार राजा के प्रति अच्छा नहीं था, वह राजा से अलग होना चाहती थी, लेकिन राजा से अलग होने के बाद जो उसे रानी होने की शक्ति मिली थी वह समाप्त हो जाएगी। वह तुरंत राजा को मार देती है और सभी से झूठ बोलती है कि राजा की मृत्यु उसकी बीमारी के कारण हुई है। दूसरी ओर ग्रे और बॉयस एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं, यहाँ उनके पीछे बहुत सारे राक्षस पड़ जाते हैं। इससे पहले कि यह राक्षस ग्रे के ऊपर हमला करता, बॉयस ने अपने चारों तरफ तेल फैलाया और आग लगा दी, क्योंकि वह इन राक्षसों की कमजोरी जानता था। वह आग से डरते थे, लेकिन यह राक्षस उसकी सोच से कहीं अधिक चतुर थे। वह आग को बुझाते हुए उनके करीब आने लगे। बॉयस ने उन राक्षसों को मारना शुरू कर दिया जो उनकी ओर आ रहे थे, और इस प्रकार इन दोनों मनुष्यों को इतने राक्षसों से बचते हुए देखकर राक्षसों का सरदार आश्चर्यचकित हो गया और उन दोनों के सामने आ गया। जैसे ही ग्रे ने उसे अपने सामने देखा, ग्रे ने अपना जादू उस पर चलाया, राक्षसों के सरदार को सम्मोहित करके दूसरे सभी राक्षसों को उनसे दूर रहने का आदेश देने को कहा। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपने हाथों से आग निकाली और सभी राक्षसों को नष्ट कर देती है और आखिरकार इन राक्षसों से उनका पीछा छूट जाता है। फिर आगे बढ़कर बॉयस उससे पूछता है कि मुझे तो आज का एहसास भी नहीं हुआ, तुमने वह आग कैसे जलाई? तब ग्रे ने उसे सच बताया कि मैंने वहाँ कोई आग नहीं जलाई थी, मैंने तो बस इन सभी राक्षसों को भ्रम दिखाया है। राक्षस अपने विचारों और अग्नि के भय के कारण मर गए। अब उनके सामने अगला शहर लॉस्ट लैंड था। थोड़ी दूरी पर बॉयस उसे फिर रोकता है और कहता है कि तुम अच्छे से सोच लो, आगे बढ़ाना बहुत खतरनाक है, आपकी जान भी जा सकती है। अभी यह लोग बातें करते हुए पुल पार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सेनापति अपनी सेना के साथ उनके पीछे आ रहा है। उनके सामने पुल था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था और अब वह कैसे बचेंगे? तभी ग्रे को एक और विचार सूझा। वह पुल पर तेजी से दौड़ने लगते हैं और सेनापति ट्रेन की गति बढ़ाते हुए ग्रे को कुचलने की योजना बनाता है, लेकिन एक बिंदु पर जाकर सेनापति को पता चलता है कि यह पुल वास्तव में टूटा हुआ था। उनकी ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि वह ब्रेक भी नहीं लगा सके और पुल के अंत में ग्रे कूद गई और लटकते हुए बॉयस ने उसे पकड़ लिया और ग्रे की जान बच गई, लेकिन सेनापति और उसके सभी साथी मारे गए। दूसरे दृश्य में जब चर्च के पादरी को पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं तो पादरी बहुत डर जाता है। उसने सोचा कि वह जो धर्म के नाम पर सबको अपना गुलाम बनाई बैठा है और अगर रानी ग्रे के साथ मिल गई तो उसकी यह शक्ति क्षीण जाएगी, इसीलिए वह सबको यह दिखाने की कोशिश करता है कि रानी ग्रे से मिलकर इस जगह को नष्ट करना चाहती है। और जैसे ही रानी को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने खास आदमी से अपनी बात मनवाने का फैसला करती है। रानी प्यार के नाम पर उसे अपने करीब लाकर वह उसके माध्यम से चर्च के पादरी और उसके सभी लोगों को मार देती है। दूसरी तरफ अंततः ग्रे और बॉयस खोपड़ी नदी तक पहुंच गए। वह गुफा यहीं पर थी, आकार बदलने वाला व्यक्ति रहता था। अब थोड़ी ही देर में पूर्णिमा का चांद भी निकलने वाला था और तभी ग्रे ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी मानव खोपड़ियां थी और तब बॉयस ने ग्रे को बताया
कि यह सभी खोपड़ियां उन लोगों की है जो रूप परिवर्तित मानव का शिकार करने आए थे। तुम अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास समय है। लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं मानती और बड़े बड़े चांदी के नुकीले नाखून लगाने लगती है। फिर ग्रे उन नाखूनों को पहनकर बॉयस को एक बहुत बड़ी राज की बात बताती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं है कि तुम ही वह रूप परिवर्तक हो। मुझे मेरे जादू के जरिए पता चल गया था कि तुम ही वह आकार बदलने वाले व्यक्ति हो और मैंने तुम्हें इस काम के लिए इसलिए नियुक्त किया क्योंकि तुम यहाँ रहते थे और मुझे सुरक्षित रूप में यहाँ तक तुम ही पहुँचा सकते थे और तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य ही यह था कि तुम्हारी शक्ति छीनने के लिए तुम्हें तुम्हारी स्थान पर लाकर मार डालना आवश्यक था। फिर जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकलता है, बॉयस ग्रे के सामने ही एक रूप परिवर्तक बन जाता है, अर्थात एक इच्छाधारी भेड़िए में बदल जाता है। भेड़िए के रूप में आते ही बॉयस की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और ना चाहते हुए भी वह ग्रे पर हमला कर देता है। ग्रे भी अब उससे लड़ने के लिए तैयार थी। ग्रे अपने जादू से बॉयस को सम्मोहित करके वह उसे दिखती है कि बहुत सारे पक्षी उसकी ओर आ रहे हैं। इन पक्षियों से छुटकारा पाने के लिए वह अपने हाथ इधर उधर हिलने लगता है और इस समय एक बहुत बड़ा पक्षी उस पर हमला कर देता है। उस पक्षी से बचने के लिए जैसे ही बॉयस पीछे हटने लगा तो उसकी कमजोरी और उसके खोए हुए दिमाग का फायदा उठाते हुए ग्रे ने अपने चांदी के नाखूनों से उस पर हमला कर दिया। इसी बीच पूर्णिमा का चांद भी बादलों के पीछे छिप जाता है और बॉयस का शरीर मानव रूप में आ जाता है। ग्रे के हमले के कारण वह इस समय बेहोश हो गया था और जब बॉयस को होश आया तो वह देखता है कि ग्रे ने उसे जंजीरों से बांध दिया है। इस समय वह अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और ग्रे अच्छे से जानती थी कि इच्छाधारी भेड़िए की कमजोरी पूर्णिमा का चांद है और वास्तव में ग्रे ने उसे और भी कमजोर करने के लिए उसे एक और भी धोखा दिया था। जब ग्रे ने उसे गोली लगने पर टाँके लगाए थे तब ग्रे ने उसके शरीर में एक चांदी का सिक्का घुसा दिया था जो अब उसके शरीर में प्रतिक्रिया कर रहा था और उसे कमजोर बना रहा था। फिर ग्रे बॉयस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं जो तुम्हारे साथ करने वाली हूँ वह मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने श्राप के कारण असहाय हूँ। फिर ग्रे उसे मारने ही वाली थी लेकिन तभी बॉयस ने कहा, मेरी भी एक इच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि अब बॉयस ग्रे से प्यार करने लगा था। बॉयस की यह बात सुनकर ग्रे रोने लगी और ग्रे ने कहा कि हर इच्छा के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयस इस बड़ी कीमत के लिए भी तैयार था, लेकिन ग्रे अब बुरी तरह फंस गई थी। अब वह रानी की इच्छा पूरी करे, जा फिर रानी के खास आदमी की और जा बॉयस की। फिर जैसे ही पूर्णिमा का चांद बादलों से बाहर आता है, बॉयस फिर से एक इच्छाधारी भेड़िए में बदल जाता है और ग्रे निर्दयतापूर्वक उसके शरीर पर खंजर से बाहर करती है और उसे मार डालती है। इसके बाद यह दृश्य काट दिया जाता है और फिर हमें अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है और हम ग्रे के हाथ में बॉयस की भेड़िए की खाल देखते हैं। फिर जैसे ही ग्रे अपने शहर वापस लौटती है, वह देखी है कि यहाँ सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वह चर्च सरकार से थक चुके थे और अब उनके लिए आशा की एकमात्र किरण ग्रे थी। और जैसे ही ग्रे आती है वह अपना विरोध शुरू कर देते हैं और वह सभी बागी बन जाते हैं। फिर वह सभी चर्च पर हमला करते हैं और चर्च का क्रॉस भी गिरा देते हैं। फिर ग्रे सबसे पहले रानी के खास आदमी के पास जाती है। वह उसे बॉयस की भेड़िए की खाल देते हुए कहती है कि रानी को इस पर अपना खून लगाना होगा और तब इसकी शक्ति रानी के अंदर चली जाएगी। उस खाल को पढ़कर वह आदमी कहता है कि मैंने आपसे एक इच्छा मांगी थी कि रानी की इच्छा ना पूरी करना। तो ग्रे उसे यहाँ पर एक रहस्य बताती है कि रानी वास्तव में भेड़िया बनना चाहती है और बॉयस को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन रानी यह नहीं जानती थी कि केवल एक ही इच्छाधारी भेड़िया है और वह बॉयस है। और रानी को इच्छाधारी भेड़िया बनाने के लिए मुझे बॉयस को ही मरना पड़ा और आपकी इच्छा इसलिए थी क्योंकि आप रानी को पाना चाहते थे। और जब बॉयस मर चुका है तो रानी भी तुम्हारी है। और जब रानी को सच्चाई पता चलती है कि बॉयस मर चुका है तो रानी बहुत निराश हो जाती है। रानी को वह क्षण याद आई जब बॉयस ने उसे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपने जैसे किसी व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ। तब रानी ने इच्छाधारी भेड़िया में बदलने का निर्णय लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अपने इस निर्णय से वह बॉयस को हमेशा के लिए खो देगी। और रानी सारी रात इसी दुख में रोती रही और उसने पूर्णिमा खत्म होने से पहले अपना अनुष्ठान पूरा नहीं किया। और फिर जैसे ही सुबह के सूर्य का प्रकाश उस इच्छाधारी भेड़िए की त्वचा पर पड़ता है और वह त्वचा आग की तरह जल उठी और राख बन गई। फिर गुस्से में रानी अपने खास आदमी को मार देती है जो रानी को संभालने के लिए उसके पास आया था। लेकिन कुछ समय के बाद रानी को एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने उसे खास आदमी को मार दिया था जिसकी सेना के माध्यम से वह बाहर के विद्रोहियों से लड़ सकती थी। फिर हमें बॉयस दिखाई देता है जो सुबह होते ही होश में आ जाता है और जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वह एक इच्छाधारी भेड़िया था। बॉयस की जान उसकी त्वचा में थी और रानी ने उसकी त्वचा का उपयोग नहीं किया था, इसीलिए बॉयस के प्राण वापस आ गए और वह पुनः जीवित हो गया।
फिर गुस्से में बॉयस ग्रे के पास आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वह उससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा? और मैंने तो तुमसे एक इच्छा भी मांगी थी कि तुम मेरे साथ रहो। फिर ग्रे उसे सच बताती है कि मैंने पहले ही भविष्य देख लिया था। मैं जानती थी कि रानी तुम्हारे साथ रहने के लिए इच्छाधारी भेड़िया बनाना चाहती है और दूसरी तरफ रानी का खास आदमी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने भविष्य में देखा था कि रानी तुम्हारी मृत्यु के दुख में अपने खास आदमी को मार डालेगी और तुम्हारी त्वचा का उपयोग नहीं करेगी, जिससे तुम्हारा जीवन वापस तुम्हारे पास आ जाएगा और इस प्रकार रानी की उसके खास आदमी और आप तीनों की इच्छाएं पूरी होगी। बॉयस को यह जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि अब ग्रे जिससे वह बहुत प्यार करने लगा था अब उसके साथ रहने वाली थी। फिर वह दोनों अपने अगले मिशन के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं और फिर यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।